आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोसेफ एडिसन के द्वारा लिखा गया एक वर्क सर रोजर एट होम, और इसको पब्लिश कराया था द स्पेक्टेटर ने। स्पेक्टेटर क्या है? ये मान लीजिए एक पब्लिशिंग फर्म है जो पीरियोडिकल्स को पब्लिश कराती है। पीरियोडिकल्स क्या होते हैं? जिस तरह से आपकी मैगजीन्स होती है ना, जो एक फिक्स्ड टाइम पर पब्लिश होती हैं, चाहे वो महीने में एक बार हो चाहे दो बार हो, इसी तरह का ये द स्पेक्टेटर भी था। तो द स्पेक्टेटर ने इसको पब्लिश कराया है सर रोजर एट होम को, और इसको पब्लिश कब कराया था? जुलाई 1711 को पब्लिश कराया था। तो जोसेफ एडिसन की स्पीच के साथ ये ऐसे जो है ना शुरू होता है। तो शुरू करते हैं। हैविंग ऑफन रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम माय फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ली टू पास अवे ए मंथ विद हिम इन द कंट्री। देखिए यहां पर जोसेफ एडिसन की स्पीच से शुरू होता है, और वो कहते हैं कि मुझे ऑफन अक्सर जो है ना अपने फ्रेंड सर रोजर डी कवर्ली से क्या इनविटेशन जो है वो रिसीव होते रहते हैं अक्सर, और इस बार भी मुझे ऐसा ही एक इनविटेशन रिसीव हुआ है कि मैं उनके पास टू पास अवे ए मंथ, कि मैं उनके साथ जो है ना एक महीना गुजारूं। और कहां पर? उनके कंट्री हाउस पे। देखिए जो ये सर रोजर हैं ये बहुत अमीर आदमी हैं, इनके दो घर हैं, एक तो कंट्री साइड में है और दूसरा कहीं और है। तो जो अभी इनविटेशन रिसीव हुआ है जोसेफ एडिसन को, वो रिसीव हुआ है कहां पर? एक महीना गुजारने के लिए, कंट्री हाउस में एक महीना गुजारने के लिए रिसीव हुआ है। आई लास्ट वीक अकम्पनीड हिम दिदर, और पिछले ही हफ्ते मैं उनके साथ भी था। देखिए यहां पर जब ये बता रहे हैं ना तो ये उनके साथ भी थे। एंड एम सेटल्ड विद हिम फॉर सम टाइम एट हिज कंट्री हाउस, और देखिए यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि एम सेटल्ड, और मैं सेटल हूं अभी, विद हिम उन्हीं के साथ, फॉर सम टाइम एट हिज कंट्री हाउस, जो उनका कंट्री हाउस है मैं उन्हीं के साथ उसी कंट्री हाउस में हूं अभी भी। वेयर आई इंटेंड टू फॉर्म सेवरल ऑफ माई एंशुइंग स्पेक्युलेशंस, और इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना, और उनका जोसेफ एडिसन का इरादा यह है कि उनके पिछले कुछ जो काम है, कुछ वर्क हैं जो इनकम्प्लीट रह गए थे, मैं उनको यहां रहकर पूरा कर लूं। वो चाहते हैं ऐसा। क्यों पूरा कर लें ऐसा, वो यहां पर क्यों सोच रहे हैं, क्यों अपने घर पे पूरा नहीं कर सकते? आगे वाली लाइनों में हमें यही पता चलने वाला है। सर रोजर हु इज वेरी वेल एक्वेंटेड विद माई ह्यूमर। देखिए जो यहां पर ह्यूमर है इसका मतलब आप बिहेवियर भी निकाल सकते हैं। तो जोसेफ एडिसन कहते हैं कि जो सर रोजर हैं ये बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, वेल एक्वेंटेड हैं, किसके साथ? मेरे बिहेवियर के साथ, कि मेरा कैसा बिहेवियर है। लेट्स मी राइज एंड गो टू बेड व्हेन आई प्लीज, और जो ये सर रोजर है ना, जोसेफ एडिसन जब भी चाहे वो सोने के लिए जा सकते हैं, जब भी चाहे उठ सकते हैं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं है। घर में कोई रूल होगा लेकिन वो रूल इनके लिए अप्लाई नहीं होता। तो सर रोजर ने पूरी आजादी जोसेफ एडिसन को अपने घर में दी हुई है कि भैया जब तुम्हें सोना है तुम सो सकते हो, जब तुम्हें सो के उठना है जब तुम सो के उठ सकते हो। डाइन एट हिज ऑन टेबल, और उन्होंने यहां तक भी कह रखा है कि डाइन एट हिज ऑन टेबल, और तुम चाहो तो अपने कमरे में ही खाना मंगाकर, रात का खाना जो होता है, डाइन मतलब डिनर, उसको मंगाकर अपने कमरे में भी खा सकते हो। और इन माई चैम्बर, और अगर तुम वहां नहीं खाना चाहते तो मेरे साथ मेरे चैम्बर में आकर खा सकते हो। एज आई थिंक फिट, वो कहते हैं कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे, जैसा जोसेफ एडिसन को अच्छा लगे वो वैसा कर सकते हैं। सिट स्टिल एंड से नथिंग, और अगर तुम मेरे चैम्बर में आओगे, जरूरी नहीं है तुम आकर मुझसे बात करो, सिट स्टिल, आकर बैठ जाओ, खाना खाओ, एंड से नथिंग, और चाहे कुछ भी मत कहो, आओ खाना खाओ और चले जाओ। विदाउट बिडिंग मी, तुम्हें किसी भी चीज के लिए, बिडिंग का मतलब है यहां पर परमिशन लेना, तुम्हें किसी भी चीज के लिए मेरी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बी मैरी, बी मैरी का मतलब है कुछ भी करो, जो चाहे करो, लेकिन खुश रहो। When the gentlemen of the country come to see him, देखिए यहां पर जो सर रोजर हैं उनकी कंट्री के कोई भी इंसान सर रोजर से मिलने के लिए कभी भी आता है। ही ओनली सोज मी एट ए डिस्टेंस, तो वो मुझसे कभी भी मिलने नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है मैं लोगों से ज्यादा मिलना नहीं पसंद करता। इसलिए सर रोजर मेरे साथ, मेरे नेचर के साथ, मेरे बिहेवियर के साथ वेल एक्वेंटेड हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, दूर से ही, एट ए डिस्टेंस मतलब दूर से ही लोगों को दिखा देते हैं कि देखो ये मेरा मित्र है, वो आया हुआ है मेरे पास कुछ समय गुजारने के लिए। As I have been walking in his field, I have observed them stealing a sight of me over an hedge. और जब भी कभी मैं सर रोजर के खेतों में घूमने के लिए जाता हूं, या फिर मैं ऐसा करता रहता हूं अक्सर,
मैंने ऑब्जर्व किया है, आई हैव ऑब्जर्व, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है, देम स्टीलिंग ए साइट, मतलब वो मुझे, जो गांव के लोग हैं, वो कंट्री साइड के जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, चोरी छुपे से मुझे, झाड़ियों के पीछे से मुझे देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं। एंड आई हैव हर्ड द नाइट डिजायरिंग देम नॉट टू लेट मी सी देम फॉर दैट आई हेटेड टू बी स्टेयर्ड एट। और मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, किसको, नाइट को, मतलब सर रोजर को ये कहते हुए सुना है अपने लोगों से कि भैया तुम अगर उन्हें देखना ही चाहते हो ना तो देखो, कोई मना नहीं है, लेकिन उनको ना पता चले कि तुम उन्हें देख रहे हो, क्योंकि उन्हें जो है ना पसंद नहीं है कि कोई उन्हें देखे या कोई उन्हें स्टेयर करे, कोई घूर के उन्हें देखे। वो एक अजीब से प्राणी है, मतलब जो जोसेफ एडिसन है वो अकेला रहना पसंद करते हैं। एक राइटर है तो डेफिनेटली उनके अंदर कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी। एक राइटर अकेले रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा वर्क अपने तभी लिख पाता है जब उसे शांति का माहौल मिलता है। तो ऐसा ही माहौल उन्हें सर रोजर के घर में भी मिलता है, लेकिन उन्हें यह पसंद नहीं है कि लोग उन्हें घूर के देखें, इसलिए सर रोजर अपने लोगों से मना कर देते हैं कि भाई मेरे फ्रेंड को घूर के नहीं देखना है, छुप छुपा के नहीं देखना है, अगर देखना भी है तो उन्हें ना पता चले। आई एम द मोर एट ईज इन सर रोजर्स फैमिली। देखिए यहां पर जोसेफ एडिसन साफ साफ कह देते हैं मोर एट ईज। मोर एट ईज का मतलब है कि जो जोसेफ एडिसन है वो सर रोजर की फैमिली में ज्यादा आराम से रहते हैं। एट ईज का मतलब है ज्यादा आराम से रहना। सर रोजर की फैमिली में जोसेफ एडिसन अपने परिवार से भी ज्यादा आराम से रहते हैं, क्योंकि इन्हें सारी सुविधाएं यहां पर मिलती हैं। बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सोवर एंड स्टेट पर्सन्स। और जो सर रोजर की फैमिली है उसमें जो लोग हैं ये सारे के सारे लोग कैसे हैं, सोबर एंड स्ट्रेट, बिल्कुल काम हैं, शांत हैं। जैसा माहौल इन्हें जोसेफ एडिसन को चाहिए ऐसा ही माहौल इस घर के अंदर बना रहता है, इसीलिए ये अपने घर से ज्यादा यहां पर रहना पसंद करते हैं। फॉर एज द नाइट इज द बेस्ट मास्टर इन द वर्ल्ड। और जो ये नाइट है, मतलब नाइट कौन है, सर रोजर। सर रोजर जो है ना इस वर्ल्ड के सबसे बेस्ट मास्टर हैं, सबसे बेस्ट मालिक हैं अपने नौकरों के लिए। ही सेल्डम चेंजेस हिज सर्वेंट्स। देखिए वो यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि जो सर रोजर हैं वो अपने सर्वेंट्स को जल्दी से नहीं बदलते, वो बहुत ही मुश्किल से बदलते हैं। मुश्किल से बदलने का मतलब है जब तक वो नौकर ही अपनी नौकरी छोड़ने के लिए तैयार ना हो ना, जब तक सर रोजर उसको निकालते नहीं है। गलती हो जाती है लोगों से, उसको एक्सेप्ट करते हैं और उसे कहते हैं कि भाई तुम इसे सुधार लेना, लेकिन उसे नौकरी से नहीं निकालते। इसीलिए लोग जो क्या करते हैं उन्हें प्यार करते हैं। देखिए आगे कहा भी गया है एंड एज ही इज बिलव्ड बाय ऑल अबाउट हिम। और वहां के सारे लोग, चाहे नौकर हो चाहे कोई कंट्री में रह रहे लोग हों, वो सारे के सारे जो है ना वो सर रोजर को बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वहां पर सर रोजर क्या है, बिलव्ड हैं। ही सर्वेंट नेवर केयर फॉर लीविंग हिम। और उनके सर्वेंट भी कभी नहीं चाहते कि हम सर रोजर को छोड़ के जाएं। बाय दिस मीन्स हिज डोमेस्टिक्स आर ऑल इन ईयर्स। और इसी वजह से इनके डोमेस्टिक्स जो हैं, जितने भी सर्वेंट्स यहां पर काम करते हैं, डोमेस्टिक्स का मतलब है कर्मचारी, जितने भी कर्मचारी यहां पर काम करते हैं ना वो ऑल इन ईयर्स का मतलब है बहुत सालों से काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है 2-4 साल से कर रहा हो, जब सब 10, 20, 30, 50 साल से काम कर रहे हैं, सब बहुत सालों पुराने हो गए हैं। एंड ग्रोन ओल्ड विद देयर मास्टर। और देखिए यहां पर कह भी दिया गया है कि वो जो कर्मचारी हैं, जो भी सारे डोमेस्टिक्स हैं सर रोजर के घर में काम कर रहे हैं, वो अपने मालिक के साथ बूढ़े हो चले हैं। अब मतलब उनकी एज भी इतनी हो चुकी है कि उन्हें काम करते करते यहां पर बुढ़ापा आने लगा है। यू वुड टेक हिज वोली डिसेंबर फॉर हिज ब्रदर। और इनके घर में काम करने वाला एक नौकर है जिसका नाम है वोली डिसेंबर। उसको तो तुम सर रोजर का भाई ही समझो, बिल्कुल भाई जैसा है वो तो। हीज बटलर इज ग्रे हेडेड। और इनका बटलर जो है ना, बटलर बोलते हैं रसोई में जो खाना बनाता है उसको हम बटलर बोलते हैं। तो उनका जो बटलर है ना उसके तो यहां पर काम करते करते बाल भी सफेद हो गए हैं। हीज ग्रूम इज वन ऑफ द ग्रेवियस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन। और यहां पर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि जो इनका ग्रूम है, ग्रूम किसको बोलते हैं, जो घोड़ों की देखरेख करने वाला है, वो कैसा इंसान है, ग्रेवियस्ट मैन है। मतलब ग्रेवियस्ट का मतलब है सीरियस आदमी जो होता है, जिसको सर रोजर के घर में काम दिया गया है। लेकिन उससे ज्यादा सीरियस आदमी जोसेफ एडिसन ने आज तक नहीं देखा है अपनी लाइफ में। एंड ही कोचमैन। और जो सर रोजर की गाड़ी चलाता है, चाहे वो घोड़ा गाड़ी हो चाहे उनकी मोटर गाड़ी हो, जो भी उनका कोचमैन है जो उसको चलाता है, हैज द लुक्स ऑफ ए बेबी काउंसलर।
और ऐसा लगता है कि मान लीजिए वो उनका क्या है, पर्सनल काउंसलर है। तो आपको यहां पर देखने में एक चीज देखने के लिए मिल रही होगी कि सारे के सारे लोग जो है जोसेफ एडिसन को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जितने भी उनके नौकर हैं। यू सी द गुडनेस ऑफ द मास्टर इवन इन द ओल्ड हाउस डॉग। और अगर तुम्हें इस मास्टर की, सर रोजर की गुडनेस को देखना है, अगर इनकी अच्छाइयों को देखना है, तो उस देखी जा सकती है इनके घर के पुराने कुत्ते में। क्यों देखी जा सकती है? कुत्ते से क्या यहां पर कंपैरिजन है, क्या बात कही गई है? एंड इन ए ग्रे पैट दैट इज केप्ट इन द स्टेबल विद ग्रेट केयर एंड टेंडरनेस आउट ऑफ रिगार्ड टू हिज पास्ट सर्विस। जो ये डॉग है ना, ओल्ड डॉग जो है, ये इसने कभी सर्विस दी थी पास्ट में। किसको? सर रोजर को। मतलब ये सर रोजर के यहां पर काम पे था कुत्ता, लेकिन अब जो है ये बूढ़ा हो गया है, इसकी रिटायरमेंट आ चुकी है। रिटायरमेंट के बाद भी इसे रखा जाता है विद ग्रेट केयर, ग्रेट केयर के साथ रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि कुत्ता बूढ़ा हो गया, इसकी सर्विस अब हो गई, खत्म, भैया इसे गलियों में भगाओ, ऐसा नहीं है। उसे घर में ही रखा जाता है और ग्रेट केयर के साथ रखा जाता है, टेंडरनेस के साथ, कोमलता के साथ रखा जाता है। दो he has been useless for several years। जबकि सभी लोगों को पता है कि ये अब जो कुत्ता है ना, बूढ़ा हो चुका है, किसी काम के नहीं है, बहुत सालों से ये यूजलेस है, लेकिन फिर भी उसे इस घर में ग्रेट केयर के साथ, टेंडरनेस के साथ रखा जाता है। I could not but observe with a great deal of pleasure। मैं कहता नहीं हूं, यहां पर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि I could not, मैं कहता नहीं हूं but observe, मैं सारी चीजें ऑब्जर्व करता हूं with a great deal of pleasure। और ये सारी चीजें ऑब्जर्व करने में मुझे जो है ना, क्या देती हैं, एक बहुत ही प्लेजर देती हैं कि मेरे दोस्त सर रोजर को यहां के सभी लोग इतनी अच्छी तरह से प्यार करते हैं। The joy that appeared in the countenances of these ancient domestics upon my friend's arrival at his country seat। और जैसे ही मेरा मित्र सर रोजर है वो अपनी कंट्री सीट की, मतलब कंट्री हाउस की में आते हैं, तो उनके जो डोमेस्टिक्स हैं उनके चेहरे पर, काउंटिनेंस का मतलब है उनके चेहरे पर क्या देखने के लिए मिलता है? जॉय देखने के लिए मिलता है। उनको बड़ी खुशी होती है कि उनका मास्टर जो है उनके साथ रहने के लिए कुछ दिन आया है। जनरली देखिए नौकरों को खुशी नहीं होती, लेकिन सर रोजर का बिहेवियर ही इतना अच्छा है कि उनके नौकरों को भी खुशी होती है कि उनका मास्टर उनके साथ कुछ समय गुजारने के लिए आया है। Some of them could not refrain from tears at the sight of their old master। और उनमें से कुछ तो ऐसे हैं at the sight of, जैसे ही उनकी नजर जाती है उनके मास्टर पे, तो वो कभी भी नहीं रोक पाते अपने आंसुओं को, उनकी आंखों से आंसू झलक ही जाते हैं। तो आप प्यार देख रहे हो कि कोई मालिक आ रहा है और उसके सर्वेंट्स की आंखों में आंसू आ रहे हो, ये तो एक बहुत ही अजीब सी चीज है, क्योंकि उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन सर रोजर का नेचर जो है ना, वो कितना अच्छा है। Every one of them pressed forward to do something for him। और उन सब लोगों के अंदर कैसी इच्छा होती है, जो सारे के सारे नौकर है ना, उन लोगों में होड़ लग जाती है कि हम कोई ना कोई काम जो है सर रोजर के लिए करें, अपने मालिक की सेवा में हम कोई ना कोई काम करें। एंड seem discouraged if they were not employed। और उन्हें बड़ा ही दुख होता है यदि वो सर रोजर की सेवा में कोई भी काम नहीं कर पाते। देखो कितना यहां पर प्यार सर रोजर के लिए झलक रहा है कि उन्हें अगर काम नहीं मिले सर रोजर के लिए तो क्या हो जाते हैं, डिस्करेज्ड हो जाते हैं। इतना प्यार वो अपने मालिक को करते हैं। At the same time, the good old knight with a mixture of the father and the master of the family। देखिए यहां पर साफ साफ कह दिया गया है, जो नाइट हैं, मतलब नाइट सर रोजर जो हैं, ये मिक्सचर हैं। किस चीज के मिक्सचर हैं? फादर के। इन सारे नौकरों के लिए एज ए फादर भी हैं ये, और मास्टर भी हैं। तो ये मास्टर और फादर का मिक्सचर हैं। फादर का मिक्सचर आदमी तभी कह सकता है जब उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी हो और वो उन सभी लोगों की केयर करता हो एक फादर के जैसे। तो सर रोजर के अंदर ऐसी सारी क्वालिटी हैं, इसलिए यहां पर जोसेफ एडिसन ने कहा है कि सर रोजर के अंदर मिक्सचर है फादर का और मास्टर का। टेम्पर्ड द इंक्वायरीज आफ्टर हिज ओन क्वेरीज विद सेवरल काइंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू देमसेल्फ। और जब भी सर रोजर अपने कंट्री हाउस पर आते हैं तो ऐसा नहीं है वो अपने हाउस के बारे में, अपने खेत खलियानों के बारे में ही सिर्फ पूछते हैं, वो सेवरल मतलब बहुत से काइंड क्वेश्चन करते हैं रिलेटिंग टू देमसेल्फ, जो रिलेटेड होते हैं किससे? उन नौकरों से। उनसे पूछते हैं भाई तुम कैसे हो,
तुम्हारे परिवार में लोग कैसे हैं। इससे पता चलता है कि सर रोजर की अहमियत जो है ना उन नौकरों की नजरों में क्यों है, क्योंकि वो हर एक छोटी छोटी चीज पर नजर रखते हैं। उन लोगों को क्या जरूरत है उन सर रोजर जो है पूछ कर उनको दे देते हैं। दिस ह्यूमैनिटी एंड गुड नेचर एंगेज्ड एवरीवन टू हिम। और यही ह्यूमैनिटी है, यही मानवता की वजह से उन को जो हर एक इंसान है उनके साथ एंगेज होना चाहता है, उनके साथ घुल मिलकर रहना चाहता है। सो दैट व्हेन ही इज प्रेजेंट अपॉन एनी ऑफ देम। और कभी कभी सर रोजर का मूड जो होता है ना वो खुश है मान लो, तो वो क्या करते हैं, ऑल हिज फैमिली आर इन गुड ह्यूमर। तो उनकी जो पूरी फैमिली है, पूरी फैमिली मतलब पूरे के पूरे घर में जितने भी नौकर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो भी गुड मूड में आ जाते हैं, हंसी मजाक वाले मूड में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है, एंड नन सो मच एज द पर्सन होम ही डाइवर्ट्स हिमसेल्फ विद। तो फिर क्या करते हैं, एक एक करके सबका मजाक उड़ने लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि वहां पर किसी एक इंसान को पकड़ लिया और उसका ही मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया। ऐसे तो भैया जिस इंसान का मजाक उड़ रहा होगा वो तो पागल हो जाएगा, वो तो उसे तो बहुत बुरा लग जाएगा। तो सर रोजर और उनकी फैमिली के लोग क्या करते हैं, वो डाइवर्ट्स करते हैं, मतलब एक के बाद एक इंसान को पकड़ते हैं और उसका मजाक बनाना चालू करते हैं और सभी लोगों का वहां पर आपस में मजाक उड़ाना चालू हो जाता है। तो वो सिर्फ एक पर्पस है आपस में खुश रहने का। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत क्या है, इफ ही कप्स, और सर रोजर खांस भी देना, इस दौरान जो सर रोजर हैं यदि वो खांस भी देना, और बैटरेट एनी इंफर्मिटी ऑफ ओल्ड एज। और यहां पर इसका मतलब है कि सर रोजर के चेहरे पर कोई भी ऐसा सिम्टम जो बुढ़ापे को दर्शाता है, मान लीजिए उनके घुटनों में दर्द है, मान लीजिए उनकी कमर में दर्द है, या फिर उन्हें खांसी आ गई, कोई भी ऐसा सिम्टम जो कि उनके बुढ़ापे को दर्शाता है, इट इज इजी फॉर स्टैंडर्ड बायर टू ऑब्जर्व ए सीक्रेट कंसर्न इन द लुक्स ऑफ ऑल ही सर्वेंट्स। और ये बहुत ही इजी है, जो कि एक दुख एक कंसर्न उन सारे के सारे किस पे दिखने को मिलता है, चेहरे पर देखने के लिए मिलता है उन नौकरों के, कि हाय हमारा जो ये है ना मालिक है ये अब बूढ़ा हो चला है, अब ये हमारा क्या होगा। उनके चेहरे पर एक कंसर्न देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो उसको बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है जो कंसर्न उन लोगों के चेहरे पर देखने के लिए मिलता है। माई वर्दी फ्रेंड हैज पुट मी अंडर द पर्टिकुलर केयर ऑफ द बटलर। और जो मेरा फ्रेंड है उन्होंने वो सबसे कहता है कि भैया मेरे फ्रेंड को छेड़ना मत, क्योंकि वो अकेला रहना ज्यादा पसंद करता है। लेकिन फिर भी मेरा ये वर्दी फ्रेंड, मेरा ये लायक फ्रेंड जो दोस्त है सर रोजर, उसने मुझे स्पेशल केयर पर्टिकुलर केयर में रखा हुआ है, किसकी, बटलर की। क्योंकि देखिए चाहे मैं किसी से मिलना पसंद ना करूं या ना करूं, मुझे खाने की जरूरत तो पड़ेगी, इसलिए बटलर से बोला हुआ है कि जो भी मेरे फ्रेंड को खाने की इच्छा करे ना उसे टाइम पर बना के देना है, टाइम पर और स्वादिष्ट बनाकर देना है, पर्टिकुलर केयर रखनी है उसकी, ठीक है। हु इज ए वेरी प्रूडेंट मैन। और जो ये बटलर है ना ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, प्रूडेंट मैन है। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान इंसान है। एंड एज वेल एज द रेस्ट ऑफ हीज फॉलो सर्वेंट्स। और उस बटलर के अलावा जितने भी फॉलो सर्वेंट्स हैं, जितने भी सर्वेंट्स यहां पर हैं, वंडरफुल्ली डिजायरस ऑफ प्लीजिंग मी, वो कोशिश करते हैं कि मुझे किसी ना किसी तरह से खुश रख सके। सर रोजर को तो वो खुश रखते ही हैं, वो साथ में कोशिश करते हैं उनके फ्रेंड जोसेफ एडिसन को भी खुश रखा जाए। बिकॉज उसके पीछे कारण है, बिकॉज दे हैव ऑफन हर्ड, क्योंकि वो लोग जो है ना सारे नौकर जो लोग हैं वो सुनते हैं देयर मास्टर टॉक ऑफ मी, कि उनके मास्टर सर रोजर जो है ना मेरे बारे में बात करते हैं हमेशा। एज ऑफ हिज पर्टिकुलर फ्रेंड, वो कहते हैं कि ये जो मित्र है ना जोसेफ एडिसन आया हुआ है मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है ये, इसीलिए तुम सबको इसकी मिलके केयर करनी है, इसके केयर में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए घर के सारे नौकर जो है ना ये मेरी केयर में भी ऐसे ही लगे रहते हैं। My chief companion when Sir Roger is diverting himself in the woods or the fields is very vulnerable man। और जो यहां पर चीफ कंपेनियन मतलब जब भी कभी सर रोजर जाते हैं कहां पर, अपने जंगलों में घूमने के लिए या फिर खेत खलियानों में घूमने के लिए जाते हैं, तो मेरे पास वो अपने एक सबसे ज्यादा विनरेबल मैन का मतलब है सबसे सम्मानित आदमी को छोड़कर जाते हैं, जो हमेशा किसके साथ रहता है, हु इज एवर विद सर रोजर, जो हमेशा सर रोजर के साथ ही रहता है। तो उसको जब भी वो कभी बाहर जाते हैं और मैं यहां पर रहता हूं तो सर रोजर उसे अपने साथ नहीं ले जाते, सर रोजर उसे मेरे पास छोड़कर जाते हैं ताकि मेरी देखरेख में कोई कमी न रह जाए। एंड हैज लिव्ड एट हिज हाउस इन द नेचर ऑफ ए चैपलिन अबव 30 ईयर। और जो ये
आदमी मेरे साथ छोड़कर जाते हैं ना, वो इस परिवार का क्या है, एक चैपलिन है, और इसे भी यहां पर काम करते हुए मोर देन 30 ईयर्स हो चुके हैं। सब लोग यहां पर बहुत सालों से काम कर रहे हैं। द जेंटलमैन इज ए पर्सन ऑफ गुड सेंस, और इस मैन के अंदर, ये जो चैपलिन है, ये जो बंदा है, इसके अंदर क्या है, गुड सेंस है, एक अच्छा सेंस भी है, एंड सम लर्निंग, और ये बेवकूफ नहीं है, इसके पास नॉलेज भी है। ऐसा नहीं है कि सर रोजर के पास जितने भी लोग हैं वो बेकार के लोग हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, इसके पास नॉलेज भी है। ऑफ ए वेरी रेगुलर लाइफ, ऑफ ए वेरी रेगुलर लाइफ का मतलब है जो आम चीजें होती हैं इंसानों की लाइफ में, उन सब की इसे नॉलेज है, किसको क्या चाहिए, कौन क्या सुनना चाहता है, ये सब चीजें इसे अच्छी तरह से पता है। एंड ओब्लाइजिंग कॉन्वर्सेशन, और इसको पता है कि किस इंसान से किस तरह से बात करनी है, किस इंसान से किस तरह से अपना काम निकलवाना है, ये सारी चीजें अच्छी तरह से जानता है। बी हार्टली लव सर रोजर, और ये इंसान जो है ना, सर रोजर को भी बहुत प्यार करता है। एंड नोज दैट ही इज वेरी मच इन द ओल्ड नाइट्स स्टीम, और ये अच्छी तरह से जानता है, ये चैपलिन जो है ये अच्छी तरह से जानता है कि सर रोजर की नजरों में इसकी क्या अहमियत है, क्या इज्जत है, ये चीज ये बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। सो दैट ही लिव्स इन द फैमिली रदर एज ए रिलेशन देन ए डिपेंडेंट, और इसी वजह से ये इस फैमिली के अंदर, सर रोजर के पास ये किसी नौकर की तरह काम नहीं करता, किसी रिलेटिव की तरह काम नहीं करता, किसी डिपेंडेंट की तरह काम नहीं करता, ये करता है एक फैमिली मेंबर की तरह काम। किसकी बात हो रही है यहां पर, ये चैपलिन की बात हो रही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। I have observed in several of my papers, और ये सारी की सारी चीजें जितनी भी मैं ऑब्जर्व करता हूं, ये सारी की सारी चीजें मैं अपने वर्क्स के अंदर, जोसेफ एडिसन कह रहे हैं कि मैं अपने वर्क्स के अंदर मेंशन करता हूं, यहां का जितना भी माहौल है, जो भी चीजें मैं यहां की ऑब्जर्व करता हूं, that my friend Sir Roger amidst all his good qualities is something of an humorist, and that is virtuous as well as imperfections are as it were tinged by a certain extravagance। और यहां पर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि मेरा फ्रेंड सर रोजर जो है ना, उसके अंदर गुड क्वालिटीज का तो भंडार है, गुड क्वालिटीज उसके अंदर भरी पड़ी हैं, ये तो मैं मानता हूं, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर क्या है, कुछ इम्परफेक्शंस हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी हैं जिनको लोग पसंद नहीं करना चाहते। वो क्या है कि अगर उनके अंदर अच्छाई वो कर रहे हैं तो कैसी, बाय ए सर्टेन एक्स्ट्रावेगेंस, वो भी उनकी जरूरत से ज्यादा होती हैं। यदि वो किसी के साथ जाती कर रहे हैं तो वो भी कभी कभी ज्यादा हो जाती है, वैसे तो वो करते नहीं है, संगीत टाइम के इंसान है, किसी का मजाक ज्यादा उड़ा देते हैं बस, है ना। तो जो भी चीजें होती है ना, वो जरूरत से ज्यादा कर देते हैं, तो ये उनका क्या है, इम्परफेक्शन है, उनकी अच्छाई ये नहीं है। विच मेक दैम पर्टिकुलर हीज, और ये जो चीजें हैं ना, सर रोजर अपने आप में मानते भी हैं, वो कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली मेरी ही हैं, ये इंसानों की गलती है, वो अपनी इंसानों की गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं। एंड डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम दोज ऑफ अदर मैन, और यही चीज है जो सर रोजर को दूसरे इंसानों से, दूसरे मास्टर्स से अलग करती है। दिस कास्ट ऑफ माइंड एज it is generally very innocent in itself, so it render his conversation highly agreeable and more delightful than the same degree of sense and virtue would appear in their common and ordinary colors। और यही चीजें हैं, ये जो उपज है उनके माइंड की है, दिस कास्ट ऑफ माइंड, मतलब ये जो चीजें हैं ना, ये उनके खुद के अंदर की हैं, खुद उनका दिमाग इन चीजों को एक्सेप्ट करता है, और ये इनोसेंस जो है ना, और उनके सभी चीजों में देखी जा सकती है। जो उनके कॉन्वर्सेशन होते हैं, जो उनकी बातचीत होती हैं, वो हाईली एग्रीएबल होती हैं, जिनको सब लोग माने, और कैसी होती है, मोर डिलाइटफुल, और बड़ी ही आनंदित वाली बातें भी होती हैं। तो उनके अंदर इम्परफेक्शंस जो है ना, वो बहुत कम है, गुड क्वालिटीज उनके अंदर भरी पड़ी हैं, लेकिन उनके अंदर जो इम्परफेक्शंस हैं वो थोड़े से कम हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उनको अपने इम्परफेक्शंस पे काम करना चाहिए, नहीं, सिर्फ उनके इन इम्परफेक्शंस के बारे में बताया गया है। एज आई वॉज वॉकिंग विद हिम लास्ट नाइट, और यहां पर जोसेफ एडिसन कहते हैं कि पिछली ही रात मैं अपने फ्रेंड सर रोजर के साथ घूम रहा था। ही आस्क्ड मी हाउ आई लाइक द गुड मैन whom I have just now mentioned। तो यहां पर जब पिछली रात मैं सर रोजर के साथ घूम रहा था तो उन्होंने मुझसे उस चैपलिन के बारे में पूछा कि भैया वो आदमी कैसा है, एंड विदाउट स्टेइंग फॉर माई आंसर टोल्ड मी, और उन्होंने मेरे आंसर की प्रतीक्षा भी नहीं की, उससे पहले ही मुझे आंसर दे दिया मेरी बातों का। दैट
He was afraid of being insulted with Latin and Greek at his own table. जब भी जोसेफ एडिसन अपनी राइटिंग्स को करते हैं, जब भी वो अपने वर्क्स को लिखते हैं, तो उन्हें डर लगता रहता है। बीइंग इंसल्टेड का मतलब है खुद इंसल्ट होने का डर लगता रहता है कि उनका चैपलिन जो है, उनका जो नौकर है, वो आके कोई लैटिन का या ग्रीक का वर्ड ना ले आए और वो लाकर उसका मीनिंग ना पूछ ले। उसका मीनिंग पूछ लिया, अगर जोसेफ एडिसन को उसका पता नहीं है तो वो क्या हो जाएंगे, इंसल्टेड हो जाएंगे। तो वो सोचेगा भाई ये राइटर बनते हैं अपने आप में, इनको इस शब्द का मतलब भी नहीं पता है, तो कैसे राइटर रहेंगे। तो क्या हो जाएंगे, वो इंसल्ट हो जाएंगे। तो उन्हें डर लगता है कि कोई ये लैटिन का या ग्रीक का वर्ड ना ले आए। फॉर विच रीजन, और इसी कारण से जो ये सर रोजर है ना, ही डिजायर्ड ए पर्टिकुलर फ्रेंड ऑफ हीज एट द यूनिवर्सिटी। इन सर रोजर का एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर फ्रेंड है, तो उससे इन्होंने कहा है टू फाइंड हिम आउट ए क्लर्जी मैन, कि उनके लिए, सर रोजर के लिए एक क्लर्जी मैन को ढूंढो, रदर ऑफ प्लेन सेंस देन मच लर्निंग, जिसको लर्निंग तो हो ही, चाहे ज्यादा ना हो लेकिन लर्निंग हो, लेकिन प्लेन सेंस हो उसका, लोगों से बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसकी लर्निंग तो डेफिनेटली, अगर क्लर्जी मैन होगा तो उसको लर्निंग तो होगी ही, लेकिन उसके बात करने का तरीका जो है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऑफ ए गुड एस्पेक्ट, ए गुड क्लियर वॉइस। तो यहां पर वो कहते हैं, सर रोजर कहते हैं अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड से, जो भी क्लर्जी तुम मेरे लिए ढूंढोगे ना, उसके एस्पेक्ट जो है ना वो बहुत क्लियर होने चाहिए और क्लियर वॉइस भी होनी चाहिए। वो वट एवर ही डिलीवर्स बिफोर दी माई पुलपिट या फिर माई कंट्री मैन, जो भी चीजें वो मेरे कंट्री मैन के लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, वो उनकी नॉलेज उसमें झलकनी चाहिए और उनकी वॉइस जो है ना वो बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। ए सोशिएबल टेम्पर, और उनको पता होना चाहिए कि लोग जो हैं, समाज के लोग जो हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। इफ पॉसिबल ए मैन दैट अंडरस्टूड ए लिटिल ऑफ बैकगेमन्स, और अगर पॉसिबल हो सके तो ऐसे क्लर्जी मैन को खोजो जो अच्छी तरह से समझे कि पिछड़े लोग जो होते हैं, जो कम समझदार होते हैं, उनको किस तरह से हैंडल किया जाए और वो पिछड़े लोग भी उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ जाए। ऐसा क्लर्जी मैन जो है वो मुझे ढूंढ के लाओ, अपने कंट्री जो उनका फ्रेंड है, यूनिवर्सिटी फ्रेंड है, उससे वो कहते हैं। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसा क्लर्जी मैन उनके जो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड है उन्होंने ढूंढकर दिया है। तब तक के लिए दोस्तों यहां पर आपको इसको एक बार और देख लेना है, और आपको 2 बार देखने के बाद ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। आई होप जो भी चीजें मैंने समझाई हैं वैसे तो वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हैं। यदि ऐसा लगे आपको कि वो समझ में नहीं आई हैं तो उनको एक बार और आप देख लें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।